देखिए, आज जो टॉपिक है क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, कंफ्यूजिंग भी है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने आप में एक चैलेंज है नेटवर्क इंजीनियर के लिए। तो कोशिश करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसे खतरनाक टॉपिक को इजी मैनर में समझाने की आप लोगों को। सबसे पहले बात आती है कि ये है क्या, इसकी नीड क्या है। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि नीड फॉर, व्हाट इज द नीड फॉर क्यूएस। क्वालिटी ऑफ सर्विस मींस क्यूओएस मींस क्वालिटी ऑफ सर्विस। जी। अब जैसे, अब आप देखते हो आज का जो जमाना है इसमें बहुत तरीके के रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली मल्टीमीडिया बेस्ड है ना। जैसे आईपी जी। टेलीफोनी हो गई, टेलीप्रेजेंस हो गया, ब्रॉडकास्ट वीडियोस हो गए, सिस्को वेबएक्स हो गया। ठीक है, आपका जूम हो गया, स्काइप हो जी, गया, टीम्स हो गया। हाँ टीम्स हो गया। ठीक है। आईपी वीडियो सर्विलांस है, बहुत सारे सर्विलांस सिस्टम्स हैं। ठीक है। जी। ये सारी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये बहुत सारे सेंसिटिव हैं। किसके लिए? पैकेट की डिलीवरी के लिए। मतलब जब आप इनके ऊपर पैकेट का डेटा एंड टू एंड कम्युनिकेशन करते हो तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब इनमें बहुत सारे डिलेज अपने आप बन जाते हैं। ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके के डिलेज इन सर्विसेज में बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आप अपने पैकेट को जो भेज रहे हो, जैसे एक नॉर्मल एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, कोई भी नॉर्मल कम्युनिकेटिंग डिवाइस किसी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी रियल टाइम ट्रैफिक पर आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो आपकी जो डिलीवरी है नॉर्मल केस में बेस्ट एफर्ट डिलीवरी का अकॉर्डिंग भेजेगा। मीन्स आपने किसी भी तरीके का कोई एडिशनल डिलीवरी सिस्टम एप्लीकेशन या कह लीजिए एडिशनली कुछ भी ऐसा नहीं लगाया हुआ जिससे कि स्पीड या इन दोनों एप्लीकेशन को स्पेसिफिकली ट्रीट किया जाए किसी स्पेशल केस के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ। और नॉर्मल जो आपकी राउटर की फॉरवर्डिंग है उसे हम लोग कहते हैं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। मीन्स उसके पास पैकेट आता है, वो उसे राउटिंग टेबल में लुकअप करता है और दैट्स इट फॉरवर्ड कर देता है अपने बैंडविड्थ के हिसाब से। जैसे जैसे पैकेट्स आते रहते हैं इधर से उधर से, वो सबको सबको फोर्सफुली अपने डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड करने के लिए हमेशा प्रोवोक रहता है और उन्हें फॉरवर्ड करता रहता है। मतलब उसको तो ये बताए इंटरफेस में पैकेट आए चाहे वो किसी भी तरीके का हो, मुझे फॉरवर्ड करना है इमीडिएट बेसिस। इसे कहते हैं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। ठीक है। इस केस में क्या हो सकता है कि अगर मैं बात करूं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी की, तो ये जरूरी नहीं है कि रियल टाइम ट्रैफिक आपका टाइमली मैनर में पहुंच पाएगा। उसका ऑर्डर डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे अगर आप बात करो वीडियो के बारे में, तो हो सकता है पिक्सलाइजेशन हो जाए इमेज की, पॉज हो जाए, वीडियो चॉप्ड होने लगते हैं, ऑडियो और वीडियो आउट ऑफ सिंक हो जाती हैं, है ना। और जी। कई बार ऐसा तो ऑडियो आता है वीडियो ही नहीं आ रहा होता, या पैकेट बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है। ऑडियो की बात करते हैं तो ऑडियो में इको आने लगती है। ठीक है। ओवरलैपिंग आने लगते हैं, जैसे वॉकी टॉकी इफेक्ट हो जाता है, केवल एक पर्सन ही सुन पाता है एक टाइम में, दूसरे को नहीं आ पाता। स्पीच डिस्टॉर्टेड होने जाती है, वॉइस ब्रेकअप होने लग जाता है, वॉइस टूटने लगती है। लॉन्ग साइलेंस गैप हो जाते हैं, मतलब आके पैकेट बीच में से ड्रॉप हो जाता है और लॉन्ग साइलेंस जैसे हो जाता है बोलते तो बोलते हुए। जैसे आवाज पहले जाती है उसका हाँ। जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ा लेट होता जी है। जी जी। वॉइस में कॉल ड्रॉप हो जाते हैं आपके। ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज रियल टाइम ट्रैफिक में देखे गए, यानी वॉइस वीडियो में अंदर के आप जो बात करते हो रियल टाइम में, इनमें जो डिलेज हैं, ठीक है, उनकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आप देख पाते हो। और आज के जमाने में रियल टाइम की ट्रैफिक की इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मल्टीमीडिया गेमिंग हो गई अब। ठीक है। गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐसे बहुत सारी सर्विस हैं, वही बहुत सारे बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं। सबके अपने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एप्लीकेशंस बनाई, ऑर्गेनाइजेशंस बनवाते हैं। उन सब में जब एंड टू एंड डिलीवरी आप करते हो, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हो, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस करते हो। और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली क्या करती है कि आपकी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस को या आपकी किसी भी एप्लीकेशंस को प्रायोरिटाइज कर सकती है, क्लासिफाई कर सकती है, और आपको आपके जो अवेलेबल बैंडविड्थ हैं
ठीक है, उनमें उनकी प्रायोरिटी दी जा सकती है कि अगर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो मैंने क्लासिफाई की हुई है क्वालिटी ऑफ सर्विस से, उसकी मार्किंग की हुई है, और उसको अगर वो आती है तो उसको आप सबसे हायर प्रायोरिटी पे रखोगे, उसको सबसे ज्यादा बैंडविड्थ दोगे, पहले वो जाएगा, बाकी के जो पैकेट हैं, ठीक है, जो बाकी का डेटा है जो प्रायोरिटी नहीं दी गई वो, उनको बैंडविड्थ कम मिलेगी, और उनकी क्यू जो होगी बाद में लगेगी, पहले जिसको हमने प्रायोरिटी दी है वो ट्रैफिक आपका जाना चाहिए, जैसे मेजरली वॉइस और वीडियो। ठीक है, छोटे शब्दों में क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या करती है, आपके ट्रैफिक की कैटेगरी को पहचानती है और उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर उनको एक प्रायोरिटी देता है। इफ दिस पैकेट कम्स, तो आपको इन्हें सबसे पहले सुप्रीमेसी में रखना है, इनको प्रायोरिटी देनी है और सबसे ज्यादा बैंडविड्थ एलोकेट करके इन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। बाकी सारा ट्रैफिक चल रहा है चाहे वो ड्रॉप हो जाए, लेकिन अगर ये जो आया है जिसको मैंने प्रायोरिटी दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी इसकी वेरीफाई की हुई है, तो ये जानी चाहिए, बाकी सब बात की बात है। तो मेजरली क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो गोल था वो यही था कि ऐसी जो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये नेटवर्क ट्रैफिक है, जस्ट लाइक आपके वॉइस और वीडियो ट्रैफिक हो गया, या कोई भी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है जिसे आप भेजना चाहते हो पहले से मार्क की हुई है, तो उसको हम प्रायोरिटी कर सकते हैं, क्यू में असाइन कर सकते हैं, और बाकी का जो लेस इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कम बैंडविड्थ मिलेगी और उसकी प्रायोरिटी लोअर रहेगी। ठीक है, तो मेजरली इन वॉइस वीडियो के जो डिस्टरबेंस हैं, ये जो कॉल ड्रॉप्स हैं या क्वालिटी के इश्यूज हैं, तो मेजरली तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये सारी सिचुएशंस बनती। वो तीन पॉइंट्स, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस की जरूरत क्यों पड़ रही है, जरूरत तो इसलिए पड़ रही है क्योंकि नेटवर्क में एंड टू एंड ट्रांसमिशन के बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस को लाना पड़ा। तो सबसे पहली अगर मैं बात करता हूँ वो है लैक ऑफ बैंडविड्थ, सबसे बड़ी बात, बैंडविड्थ की कमी। दूसरी, लेटेंसी एंड जिटर। तीसरी है पैकेट ड्रॉप। सर जिटर तो दो पैकेट के बीच का डिफरेंस होता है ना? हाँ बताऊंगा। देखिए बेसिकली ये तीन सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस को लाया गया। ये समस्याएं लैक ऑफ बैंडविड्थ की अगर आप बात करते हो तो लैक ऑफ बैंडविड्थ क्या होती है, अगर कोई डेटा पाथ है किसी एक सोर्स से किसी एक डेस्टिनेशन पर आप जाना चाहते हो, तो आपकी जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो सबसे लोएस्ट बैंडविड्थ लिंक के अगर बराबर हो जाती है, मतलब आपकी जैसे अवेलेबल बैंडविड्थ थी कुछ भी, जस्ट लाइक 200 MBps आपके अवेलेबल बैंडविड्थ, और एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक के बीच में बहुत सारे होप्स तो आते ही हैं। अब इनमें से कोई भी लिंक जो सबसे स्लोएस्ट लिंक था अगर वो इसके बराबर हो जाए तो इसका मतलब हो गया उसकी कैपेसिटी पूरी भर गई है ना। अब हो सकता है 1 GB का लिंक हो, ये 10 GB का लिंक हो, ये कितने का भी लिंक हो, लेकिन क्या हुआ, जो सबसे स्लोएस्ट लिंक था, जो लोएस्ट बैंडविड्थ लिंक था, जब वो इक्वल हो जाता है किसके अवेलेबल बैंडविड्थ के टोटल, तो समझ लीजिए कि आपके लोएस्ट बैंडविड्थ लिंक वाले की सारी कैपेसिटी जो थी वो फुल हो चुकी है। अब जो होगा क्या होगा, कंजेशन शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं, उससे ऊपर वाले लिंक जो थे, जो दूसरे लिंक थे, वो तो कैपेसिटी हैंडल कर सकते थे डेटा को, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही आपकी पूरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाती है तब आप सिचुएशन में फंस जाते हो किसके में, कंजेशन में, और अब रिजल्ट में क्या आता है, आपका ट्रैफिक ड्रॉप होने लग जाता है। तो बहुत ऑब्वियस सा सॉल्यूशन है इस सिचुएशन से बचने के लिए कि भाई अपनी लिंक की बैंडविड्थ कैपेसिटी को बढ़ा दो। ठीक, अपनी लिंक बैंडविड्थ को बढ़ाओ, अपने इंटरफेस को अपग्रेड करो, बैंडविड्थ परचेज करो और काम करने लगो। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि बजट, आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, इंटरफेस वगैरह सारे बदलने पड़ेंगे। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, भाई आप अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज कर दीजिए, अपने इंटरफेसेस को हाई बैंडविड्थ इंटरफेसेस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप इसमें जा सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा मॉनेटरी बजट जो है आपका वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और पॉलिसी लगा सकते हो, क्यू कर सकते हो, और अपने ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द इम्पोर्टेंस। उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रैफिक को क्या कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। वॉइस वीडियो और बिजनेस क्रिटिकल जितने भी ट्रैफिक हैं उन सबको
उनके लिए जो सफिशिएंट बैंडविड्थ है उनको सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है, उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है उनको बची हुई बैंडविड्थ दे सकते हैं। मतलब जो बैंडविड्थ का मैक्सिमम पार्ट है वो आप अपने जो सेंसिटिव ट्रैफिक है वॉइस वीडियो को दे सकते हो, और जो कम बैंडविड्थ है वो आप अपने जो लेस इंपॉर्टेंट डेटा है उसको दे सकते हो। एक तो लैक ऑफ बैंडविड्थ के सिचुएशन के ये सॉल्यूशन, या तो बैंडविड्थ को बढ़ा लो या क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म को लगाओ और ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर दो कि भाई ये वाले ट्रैफिक को इतनी बैंडविड्थ दे देते हैं। जैसे 200 एमबीपीएस है, तो अगर कोई वॉइस वीडियो किसी एप्लीकेशन का आता है तो आपने उससे कहा कि भाई 150 एमबीपीएस इसे मिलेगी, और जो 50 एमबीपीएस है उसमें बाकी यूट्यूब वगैरह का, फेसबुक का, इनका जो यूजर का जो स्कैवेंजर डेटा है वो चलना चाहिए। तो आप इस तरीके से उनको प्रायोरिटाइज करके अपनी ही बैंडविड्थ के ऊपर अपना काम करा सकते, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है लेटेंसी एंड जिटर, दूसरी, ठीक। अब ये जो लेटेंसी एंड जिटर है ये क्या है, वन एक एंड टू एंड डिले है। मतलब आप एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर जाते हो, ठीक, एक सिंगल डायरेक्शन में जब आप जाते हो और नंबर ऑफ होप्स क्रॉस करते हो, ठीक है, इसके बीच तो एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए एक सिंगल डायरेक्शन फ्लो में यानी वन वे डायरेक्शन में जितना समय लगता है, डिले लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क लेटेंसी है भाई। समझ रहे हो, तो यानी कि ये टाइम हो गया, ये हुआ एक पैकेट का एक नेटवर्क के अक्रॉस एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का जो टोटल ट्रेवल टाइम आप लगा रहे हो वो आपका नेटवर्क लेटेंसी माना जाता है, ठीक है। जो आईटीयू है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वो क्या रिकमेंड करता है कि चाहे कोई भी एप्लीकेशन टाइप हो किसी भी तरीके का, और नेटवर्क लेटेंसी अगर 400 एमएस से ज्यादा है, वो क्या कहता है, आईटीयू की रिकमेंडेशन क्या है कि आपकी नेटवर्क लेटेंसी मैक्सिमम 400 एमएस होनी चाहिए। किसके लिए, एनी टाइप ऑफ डेटा। अगर ये विद इन 400 है तो कोई इशू नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो एक नॉर्मल ट्रैफिक टाइप है किसी भी तरीके का हो तो 400 एमएस से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन ये है। लेकिन जो रियल टाइम ट्रैफिक है, एक तो ये आपका कोई भी एनी टाइप हो गया, लेकिन अगर आप रियल टाइम की बात करते हो तो ये 150 एमएस से कम ही कम होनी चाहिए लेटेंसी, तब जाके आपकी इंफॉर्मेशन चलेगी। लेकिन सिस्को ने आईटीयू के साथ मिलकर एक रिसर्च की थी। आईटीयू क्या, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है जो ये सारे डेटा स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे काम करते हैं आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो सिस्को ने और इसने मिलकर क्या किया, अगर रियल टाइम में 200 एमएस की भी लेटेंसी आपकी आ रही है, 200 एमएस भी, तो भी आपका वर्क सिस्टम जो है सही वर्क करता है, ओके। 200 एमएस तक की भी एक्सेप्टेबल है और आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क का डिग्रेडेशन नहीं होता। अगर 200 एमएस से ऊपर जाते हो तो फिर आपके जो ट्रैफिक टाइप है उसमें दिक्कतें आने लग जाती, ठीक है। अब बात ये आती है कि नेटवर्क लेटेंसी है कितने तरह की। तो जो लेटेंसीज हैं इनको चार तरीके के पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, चार कैटेगरी में इसे रखा गया। ये भी समझ लीजिए, बड़ी मजेदार बात है। ये जीआरपी में जैसे हम डिले पढ़ा देते हैं आपको, अब यहाँ पर क्या है, कुछ डिले फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। तो फिक्स्ड डिले कौन से, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन डिले होता है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं इसके। फिर आता है आपके पास सीरियलाइजेशन डिले, फिर आता है आपके पास प्रोसेसिंग डिले, और फिर आता है आपके सामने डिले वेरिएशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो तीन डिले देख रहे हो आप ये सारे फिक्स्ड हैं, मतलब इनकी वैल्यू राउटर के ऊपर फिक्स्ड रहती है, नोड के ऊपर। और ये जो डिले वेरिएशन है ये वेरिएबल है, घटता बढ़ता रहता है, इस डिले को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसके लिए अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। लेकिन ये वेरी करता रहता है,
और बाकी के जो तीनों डिले देख रहे हो आप, ये फिक्स्ड। अब इन्हें समझते थोड़ा सा। प्रोपोगेशन डिले क्या कहता है? ये डिले बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है कि एक पैकेट को एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन में तक जाने में, एक पैकेट को ये एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर जाने के एक टाइम को बताता है। अब वो टाइम क्या है कि एक सोर्स एक डेस्टिनेशन पर अगर जाता है किसकी स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड से चलता है, और मीडियम चाहे फाइबर ऑप्टिक हो या कॉपर वायर। ठीक। इसमें जो मेजरमेंट किया गया है, इसमें पूरा मेजरमेंट स्पीड ऑफ लाइट का किया गया है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है भाई? स्पीड ऑफ लाइट है 29 करोड़ 97 लाख 92 हजार 458 मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। अगर आपके पास वैक्यूम है, और तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? वो आती है 29 करोड़ 97 लाख 92 458 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। आप चाहे किसी भी वैक्यूम में चलते हो तो उसको हम लोग इससे मेजर करते हैं। अब अगर वैक्यूम की कंडीशन खराब हो जाए, जैसे किसी फाइबर ऑप्टिक केबल में या कॉपर के अंदर, आप देखते हो सिग्नलिंग की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फाइबर में क्या है कि वैक्यूम होता है अंदर, और वैक्यूम अगर कहीं लो हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू लो हो जाती है, तो आपका क्या होगा? आपकी जो ट्रांसमिशन है वो भी आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी डिले बन जाएगा। अब ये जो रेशो है, यानी वैक्यूम की कंडीशन में वैक्यूम को लो होने का जो एक रेशो है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक वैल्यू बनाई गई है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये वैल्यू बताता है कि आपका डिले कितना ज्यादा है, यानी आपका नेटवर्क ट्रैफिक स्लो है। जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना नेटवर्क स्लो होगा। जितनी कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही नेटवर्क आपका फास्ट होगा। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है, एक तरीके से ये आपको ये बताता है कि आपकी जो लाइट ट्रेवलिंग कर रही है वो कितनी स्लो कर रही है। ठीक है। तो जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता चला जाएगा उतना स्लो होता चला जाएगा, जितना कम होगा उतना कम हो जाएगा। एक एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू को फिक्स रखा गया है फाइबर ऑप्टिकल में, जिसे 1.5। जो फाइबर का आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हो, इसे 1.5 फिगर में रखा गया है। ठीक। अब ये क्या बताता है? ये क्या कहता है? इसके पीछे एक फॉर्मूला है, जानना चाहोगे? यहां तक बात बताइए तो। समझे आप मेरी बात? प्रोपोगेशन डिले एक वो टाइम है जो किसी पैकेट के ट्रैवलिंग को बताता है एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक, स्पीड ऑफ लाइट में। किस मीडियम में? या तो फाइबर में जाएगा या कॉपर वायर में जाएगा। तो प्रोपोगेशन डिले उस पूरे टोटल टाइम को बताता है। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट को आप वैक्यूम में पर मीटर, मीटर पर सेकंड में आप इसे काउंट करते हो। ठीक है। अगर किसी भी तरीके की कोई लैकिंग हो जाती है वैक्यूम कंडीशन की फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर या कॉपर वायर के अंदर, तो क्या होता है कि आपकी जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, यानी आपकी स्पीड की जो लाइट है वो स्लो हो जाएगी। और उसको स्लो होने का जो रेशो है उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये दिखाता है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू निकल कर आ रही है 1.5 आ रही है, तो आपको पता लगेगा कि ओवर जो ट्रेवल टाइम है वो कितने एमएस का आ रहा है। ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको पता लगा पाते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया है उन्होंने, V = C/N। आप याद रखो इन मत रखो वो अलग बात है, बट लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। V = C/N। ठीक है। अब V क्या है? यहाँ V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम। ठीक है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है।
आप स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ए मीडियम निकालना चाहते हो अगर, तो आपको लगाना होगा v का मतलब ये होगा इधर। ठीक है। सी कैपेसिटी हो गई, और मैं एन बता उसका, एक सेकंड। उसमें से निकलने की वो हो गई। नहीं, ओके। v इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। एक मीडियम के अंदर आप स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसे v बोला गया। ठीक है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। और n क्या है? n इक्वल टू रेफ्रेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप क्या निकालना चाहते हो? आप पता लगाना चाहते हो कि हमारी जो लाइट स्पीड है एक मीडियम के अंदर कितनी आ रही है, ये तो निकालना चाहते हो, तभी आपको पता लग पाएगा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और एन क्या है? आपका जो करंट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अब इसको आप ये मान लो करीबन करीबन 30 करोड़ मान लेते हैं, क्योंकि 29 करोड़ 97 लाख 92 हजार 458 है, तो अप्रोक्स इसे आप 30 करोड़ मान लीजिए। कितनी जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है। अगर आप ये करते हो तो लगभग लगभग आपके पास जो लाइट आएगी, आपके पास जो v की वैल्यू आएगी। 2 लाख के आसपास आएगी। हाँ, अप्रोक्स इतना। दाएं सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10। ठीक है। ये आपकी v वैल्यू आ गई स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम। ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने के बाद। अगर कोई सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और अर्थ के इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंसेस में आप उसको लपेटते हो, अगर मतलब अर्थ के जो आपकी जो धरती है पृथ्वी है, इसके चारों तरफ आप किसी एक सिंगल फाइबर केबल को बिछाते हो, तो अर्थ का सर्कमफ्रेंसेस पता है आपको कितना है? 4.5 सर। 1000 किलोमीटर में बताओ। अर्थ का अच्छा। घेरा चक्कर लगाओगे तो कितने किलोमीटर चलोगे? एन प्लस में पढ़ाया था ये सब, जब हम सिग्नलिंग सीख रहे होते हैं। 40,075 किलोमीटर का डायमीटर है अर्थ का। ओके सर। समझ रहे हो? नहीं नहीं, ध्यान में नहीं है सर। ठीक है। तो आपका जो प्रोपोगेशन डिले है, मतलब अगर केबल को धरती के चारों तरफ आप लपेटते हो 40,075 किलोमीटर में, तो जो प्रोपोगेशन डिले आएगा वो क्या होगा? जितना भी इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंसेस है अर्थ का, ठीक है, उसके बराबर कर लो, और उसे आपकी ये जो स्पीड ऑफ लाइट यानी वी जो आपने फाइंड आउट किया था उससे डिवाइड कर दो। ठीक है। आप 40,075 को अपने जो आपके पास 20 करोड़ आया था, ये जो वी वैल्यू आपकी निकाली थी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम आपने फाइंड आउट की थी, उससे अगर आप डिवाइड कर देते हो, तो आपका जो टाइम है वो अप्रोक्स 200 ms आ जाता। 200 ms, और 200 ms को सिस्को ने क्या कह रखा है? रियल टाइम ट्रैफिक के लिए एक्सेप्टेबल है। अभी बताया ना मैंने आपको। आईट्यूड कहता है 150 ms का डिले होना चाहिए, नेटवर्क लेटेंसी होनी चाहिए, लेकिन सिस्को ने और इन्होंने मिलकर जो रिसर्च करी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये रिसर्च, तो उन्होंने निकाला 200 ms का एक टाइम है। तो पूरे धरती का एक चक्कर लगाने में मैक्सिमम भी 200 ms लगेंगे। 40,075 के सर्कमफ्रेंसेस को भी कवर करने में स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप लगाते हो, तो स्पीड ऑफ लाइट 200 ms में एक पैकेट को डिलीवर कर सकती है, जो एक्सेप्टेबल है रियल टाइम ट्रैफिक के। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है ओरिजिनली, कि आप फाइबर को आप ऐसे नहीं समझ सकते कि भाई ये केवल फिजिकली एक छोटे से पाथ में दो 2 पॉइंट्स के बीच में है। फाइबर जो ऑप्टिक केबल है ये
वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी हो सकती है भाई, और थाउजेंड ऑफ माइल्स भी हो सकती है, मतलब हजारों किलोमीटर के बीच के नोड्स में भी कनेक्टिविटी कर रही होती है। 100 किलोमीटर में भी हो सकती है, और हो सकता है 10 मीटर की भी फाइबर केबल पे आपने कनेक्टिविटी कर रखी हो, तो फाइबर की कोई लिमिटेशन नहीं है। और इस लेंथ को मेंटेन करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स के पास बहुत सारे चीजें होते हैं, जैसे रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स, ये भी लगते हैं बीच में। फाइबर को भी आप ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर लेकर जाते हो तो उसमें भी एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। अब ये जो एम्पलीफायर्स और रिपीटर्स हैं ये भी एडिशनल डिले प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे केस में प्रोवाइडर आपको एक एसएलए देता है जो ये बताता है कि मिनिमम और मैक्सिमम और एवरेज लेटेंसी एक सर्किट की कितनी रहेगी। तो उसका जो एसएलए होता है उसी में पहले से डिफाइन करके वो बता देता है कि हाँ जी, आप अगर आप इतने 1000 किलोमीटर के दूर जा रहे हो तो वो ये जितने बीच में रिपीटर और एम्पलीफायर लगाता है उनके जो प्रोपोगेशन डिले हैं उनको भी काउंट करके आपको आपको एवरेज लेटेंसी बता देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एवरेज लेटेंसी उसने 200 ms से ज्यादा बताई है, जैसे सैटेलाइट वाले, अगर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन की आप बात करते हो तो सैटेलाइट में क्या है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहाँ जो होते हैं, ऐसी लोकेशंस में जो बहुत ही मुश्किल से रीचेबल है। जैसे पहाड़ों पे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हो, फाइबर नहीं बिछ रही है जहां पर, तो ऐसे केस में आपकी डिपेंडेंसी कहाँ होती है, सैटेलाइट पे। और सैटेलाइट का जो प्रोपोगेशन डिले है, जो सैटेलाइट सर्किट आप लेते हो वो चलता है रेडियो वेव पे। तो उसका डिले जो निकालते हो उनके सर्किट का, उसमें वो टाइम होता है कि जिसमें एक रेडियो वेव स्पीड ऑफ लाइट से धरती की सरफेस से सैटेलाइट तक पहुंचने में और वहां से फिर वापस आने में जो समय लगाती है, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन इसी तरीके से निकाल के आपके पास उसके डिले आती है। अब सैटेलाइट में भी क्या है, सैटेलाइट में पहुंचने के लिए आपको नंबर ऑफ होप्स से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारे होप्स होते हैं सैटेलाइट के अंदर भी, और सैटेलाइट में अंदर होप से फिर आप जब रीडायरेक्ट होते हो तो आपकी डिले जो बढ़ जाती है वो 400 अप्रोक्स 400 ms के करीब आती है। ठीक है, अब 400 ms की जो अगर आपको प्रोपोगेशन डिले मिल रही है तो फिर वो आपके रियल टाइम ट्रैफिक के लिए तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर होता है कि आप कैसे प्रोवाइडर फिर आपको एसएलए प्रोवाइड कर, कि आपको किस तरीके से अपने उनके अकॉर्डिंग जो प्रोवाइडेड डिलेज हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशन को हैंडल करोगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं फाइबर में और लिंक लेने में। ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको बताया प्रोपोगेशन डिले क्या है, कि भाई ये एक वो टाइम है जो स्पीड ऑफ लाइट से किसी मीडियम के अंदर एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाने में लगता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोगेशन डिले उसे कहते हैं, फिक्स्ड है, फिक्स करके दिया होता है इंटरफेसेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है सीरियलाइजेशन डिले। क्लियर है ना ये? जी जी सर। सर। इसके बाद आता है सीरियलाइजेशन डिले। बता सकता है कोई ये क्या चीज? सीरियलाइजेशन जैसे होप टू होप जो डिले आ रहा है। नहीं, देखिए बेसिकली सीरियलाइजेशन डिले क्या है, ये वो टाइम है जिसमें एक पैकेट की सारी बिट्स एक लिंक पर प्लेस हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जी। पैकेट की सारी बिट को एक लिंक में प्लेस करने के बीच का जो समय लगता है उसे आप सीरियलाइजेशन डिले कहते हो। और ये भी फिक्स्ड है ना। और ये जो फिक्स्ड वैल्यू है लिंक की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना हायर स्पीड का आपका लिंक होगा उतना ही लोअर सीरियलाइजेशन डिले होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका भी फॉर्मूला है एक सीरियलाइजेशन डिले का। सीरियलाइजेशन एस को अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, पैकेट साइज इन बिट्स डिवाइडेड बाय लाइन स्पीड इन बीपीएस। तो इंटरफेस लाइन इंटरफेस का जो भी आपकी स्पीड होगी सब बीपीएस में डिवाइड कर दो। ठीक है, 15 जैसे 1500 बाइट का पैकेट है आपका, तो पैकेट साइज को 1500 बाइट को फिर आप बिट्स में बदलोगे, बाइट्स को बिट में बदलोगे। ठीक है, 800 गुणा कर लोगे। लाइन स्पीड है जैसे 1 Gbps की लाइन स्पीड है तो उसको आप क्या बदलोगे, बीपीएस में बदलोगे। ठीक है, और फिर जब डिवाइड करके आओगे तो फिर आपको पास निकले के आता है उसकी वैल्यू, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मेजर से बात क्या है कि सीरियलाइजेशन क्या है कि आपकी जो पैकेट की जितनी भी बिट मतलब जितनी भी बिट्स हैं आपके पैकेट की, वो आपके लिंक में प्लेस होने तक का जो टाइम लगता है, तो भाई बिट्स में भी तो कन्वर्ट करके उसे आप लगाओगे ना, इंटरफेस में डालोगे, तो वो जो डिले है वो आपका सीरियलाइजेशन। इसके बाद आता है
कोई दिक्कत सीरियलाइजेशन डिले में? नहीं सर। अब आता है फिर आपके पास प्रोपोगेशन प्रोसेसिंग डिले। डिले भी बहुत है भाई। अब प्रोसेसिंग डिले क्या है बताओ, इसे कुछ जानते हो अगर? सर प्रोसेस में जो डिले होता है उसको प्रोसेसिंग डिले कहते हैं, मतलब किसी कोई प्रोसेस सर्विस है उसके प्रोसेस में जो डिले होता है उसको हम्म। प्रोसेसिंग डिले कहा जाता है। देखिए बेसिकली प्रोसेसिंग डिले क्या है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है जिसे कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस किसी भी तरीके की, चाहे राउटर हो या पीसी हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस किसी पैकेट को एक इनपुट इंटरफेस से लेकर दूसरे आउटपुट क्यू में, दूसरे आउटपुट इंटरफेस में, आउटपुट इंटरफेस के जो आउटपुट क्यू उसमें प्लेस करने में जो टाइम लगाती है उसे आप प्रोसेसिंग डिले कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब पैकेट इनग्रेस हुआ और उसे ई ग्रेस पे डालने के बीच का जो उसका प्रोसेस का जो टाइम है सीपीयू का, वो उसकी प्रोसेसिंग डिले कहलाती है, उसमें जो टाइम लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अब इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं? सीपीयू स्पीड भाई, सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू स्पीड कम है आपकी, इसकी वजह से प्रोसेसिंग डिले हो सकता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन यानी लोड बढ़ गया, आईपी लिख ही देता हूँ, प्रोसेसर स्विचिंग के जो रीजन है उसमें हो सकता है आपकी सीपीयू स्पीड, इसकी वजह से डिले बढ़ सकती है। लोअर सीपीयू स्पीड वाले लाओगे तो आपके पास आएगा, सीपीयू स्पीड बेसिकली कहाँ काम में आती है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है उनके लिए। दूसरा सीपीयू लोड, इससे आपका प्रोसेसिंग डिले बढ़ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंटली आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग का कौन सा मैकेनिज्म आपने यूज किया हुआ है? प्रोसेस स्विचिंग यूज कर रहे हो, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग कर रहे हो। अच्छा, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग भी आप सॉफ्टवेयर बेस कर रहे हो या हार्डवेयर बेस कर रहे हो? प्रोसेस स्विचिंग मेथड लगाओगे तो टाइम लगेगा, सॉफ्टवेयर सैफ यूज कर रहे हो तो प्रोसेस स्विचिंग से फास्टर है बहुत ज्यादा, और अगर हार्डवेयर बेस्ड सैफ कर रहे हो तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सैफ से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास आप अलग से इन्हें हार्डवेयर अप्लाई करते हैं। तो ये तीन कॉम्बिनेशन है, आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग के भी हो सकते हैं। राउटर का आर्किटेक्चर भी इस पे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, आपने सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर पर कर रखा है या डिस्ट्रीब्यूटेड पर कर रखा है, ठीक है। या जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस पे हो सकता है कि कुछ फीचर्स ऐसे कॉन्फ़िगर कर रखे हों, इन ग्रेस और इन आउट ग्रेस पे आपको फिल्टरिंग, जैसे आपने फिल्टरिंग टूल लगा दिया तो एक एडिशनल आपने प्रोसेस डिले बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वो डिले के कारण है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग डिले बनता है, और फिक्स रहता है क्योंकि सिस्टम अपने आप ही पहचान लेता है और उसी के हिसाब से इसको बना लेता है। क्लियर है? प्रोसेसिंग डिले। अब आता है आपके सामने डिले वेरिएशन, जिस पर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये तो फिक्स थे, कैलकुलेशन फॉर्मूले में लगाया है कि इस इंटरफेस से, इस स्पीड, इस टाइप के इंटरफेस से ये सिचुएशंस बनेंगी, और इस चक्कर में इनसे आपको वैल्यूज मार्क हो जाएंगी। वो मार्क करके पहले इंटरफेसेस पे पहले से फिक्स रहते हैं, और उसके हिसाब से ही राउटिंग प्रोटोकॉल से और भी अदर सर्विसेज हैं इन डिले को कैलकुलेट करते हैं और आपके पैकेट फॉरवर्डिंग करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो डिले वेरिएशन से आती है, जिसे आप कह सकते हो जिटर है, ठीक है। जो डिले वेरिएशन है बेसिकली जिटर है। ये क्या है? ये जैसे आपकी एक सिंगल फ्लो है, एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर आप किसी डेटा को ट्रेवल करा रहे हो, और वो मल्टीपल फ्लो क्या है, मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइडेड है, ठीक। भाई मल्टीपल पैकेट्स तो बनाओगे, जैसे 1 GB की फाइल थी आपकी, तो 1 GB की फाइल को एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर भेजोगे तो हम उसे कहते हैं एक फ्लो है, नेटवर्क का एक फ्लो है। एक पर्टिकुलर सोर्स से एक डेस्टिनेशन में एक पर्टिकुलर डेटा ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वो जो फ्लो है वो मल्टीपल पैकेट में ओएसआई लेयर क्या करते हैं, टीसीपी/आईपी लेयर क्या करते हैं, सेगमेंटेशन कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर ये तो करती है, छोटे पैकेट में बदलती है, मल्टीपल पैकेट बना देती है। अब अगर एक सिंगल फ्लो के मल्टीपल पैकेट्स के बीच में कोई डिले बन जाती है, जैसे एक पैकेट को पहुंचने में तो लगा 50 ms का टाइम, मतलब उसने नेटवर्क को एक सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने में 50 ms लगा दिया, उसके बाद जो उसका दूसरा पैकेट आ रहा था, जो उसको पीछा कर रहा था उसके दूसरे नंबर का, उसको 70 ms लग गया। मीन्स आपकी एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, यहाँ पर एक फाइल थी आपकी,
ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया। पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3। अब आप पर पैकेट भेजते हो। आपने पहला पैकेट यहाँ ट्रेवल कराया, इसे पैकेट नंबर 1 मिल गया, और उसमें जो टाइम लगा 50 ms का लगा। इसके बाद जो पैकेट नंबर 2 जाना था इस फाइल का, वो पैकेट नंबर 2 जब यहाँ पर पहुंचा, उसको जो टाइम लगा वो 70 ms मिला। तो आपका जो डिले है, आपका जो डिले वेरिएशन है वो कितने का हो गया, 20 ms का। तो 20 ms का जिटर आप फेस कर रहे हो यहाँ, इसे कहते हैं डिले। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिटर कितना हो गया, 20 ms का। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें, डी जिटर बफर, क्यूइंग डिले और वेरिएबल पैकेट साइज वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फिर डालते हैं। ठीक है। अब क्यूइंग डिले, ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई भी जिटर आपको क्यूइंग डिले से एक्सपीरियंस आप कर पा रहे हो, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपका नेटवर्क कहीं ना कहीं कंजेशन में आ रहा है। ठीक है। और ये जो क्यूइंग डिले है पूरी की पूरी, ये डिपेंड करती है आपके नंबर्स और साइज पे पैकेट्स में, जो आपके क्यू के अंदर है। मतलब क्यूइंग डिले का मतलब आप समझ लीजिए, आपने किसी आउटगोइंग इंटरफेस पर क्यू आप देख रहे हो, और वहां पर पैकेट पहले से ही अटक भी गया है, कोई कंजेशन है इंटरफेस को, और इंटरफेस क्या कर पा रहा है कि आपके पैकेट्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा है ड्यू टू द कंजेशन। तो आपके जितने भी पैकेट अराइव हो रहे हैं वो सारे क्यू में लगते जा रहे हैं। वो क्यूइंग डिले क्या कर सकती है, इस जिटर को बना सकती है। इंटरफेसेस पे होते हैं ना बफर्स डिले के, तो जितना ज्यादा क्यूइंग आप इंक्रीज करते जाओगे, क्यू क्यू इंक्रीज करते जाओगे, उतना ही डिले बढ़ता चला जाएगा। और ये अनकाउंटेबल है, कभी खाली हो गया तो एकदम से निकल जाएगा पैकेट। तो इसे मतलब ये वेरी करता रहता है, आप इसे मानते नहीं हो, मतलब आप इसे फिक्स नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। लेकिन जो वॉइस और वीडियो एंड पॉइंट्स हैं, ये आते हैं डी जिटर बफर के साथ। मतलब जितने भी आप वॉइस और वीडियो के जो एंड पॉइंट्स देखते हो, इनके साथ लगे आते हैं इंटरफेसेस पे, डी जिटर बफर्स लगे होते हैं। ये क्या कर सकते हैं कि इन पैकेट अराइवल को, जिटर से जो इफेक्ट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा स्मूदर बना सकते। ठीक है, ये एक डायनेमिकली मैकेनिज्म है। वैसे तो इसे एडजस्ट भी किया जा सकता है, तो लेकिन मैक्सिमम इसमें क्या है कि एक 30 ms का एक अराइवल टाइम का चेंज रखा गया है, एक 30 ms का एक टाइम फ्रेम रखा गया है कि अगर कोई पैकेट 30 ms के डिफरेंसेस में आता है, तो उसे बफर में, मतलब ये क्या करते हैं कि सारे पैकेट्स को पहले बफर रखते रहते हैं। तो 30 ms के बाद ही आपकी एप्लीकेशन लेयर को वो फॉरवर्ड होना शुरू करते हैं। यानी कि जो जिटर्स बन रहे हैं, मतलब ये क्या करते हैं, अगर पैकेट कोई आया तो इन्होंने डी जिटर बफर में एक 30 ms का एक टाइमर फ्रेम रख रखा है, और आपकी जो बफरिंग हो रही है वो डी जिटर बफर के अंदर होती है। और जब वो 30 ms पूरे हो जाते हैं तो वो उसको ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देती है। अगर कोई डिले भी होगा कोई 20 ms का, तो वो यहाँ कोप अप हो जाएगा। लेकिन अगर 30 ms से ऊपर का कोई डिले बन गया, मतलब आपका जो जिटर है वो 30 ms से ऊपर बन गया, तो इसका मतलब है कि वो पॉकेट पे ड्रॉप होगा, और फिर वो आपकी वॉइस और वीडियो क्वालिटी पे इफेक्ट डाल सकता है। तो इसे एडजस्ट करना होता है हमें। तो अगर आप, ऐसा ऑप्शन है आपके पास इस वेरिएशन डिले को, तो लीड जिटर बफर्स जो हैं, आप उनको इंक्रीज कर सकते हो। आपको कंजेशन नेटवर्क का फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए इतने सारे एनालाइजर लगे रहते हैं। ठीक है। बैंडविड्थ बढ़ाकर रखनी पड़ेगी, और अपने हाईएस्ट इंटरफेसेस को यूज करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को लगाने के बाद ही आप इन चार समस्याओं से बाहर निकल सकते। एक समस्या तो भूल ही गए, पैकेट लॉस। पैकेट लॉस भी क्या है कि भाई आप जो, ये भी कंजेशन की वजह से होती है, जो थर्ड मैंने सिचुएशन आपको बताई थी। डिलेस तो हो गए। अगर मैं बात करता हूँ पैकेट लॉस की, तो इसके से तो आप सभी वाकिफ हो गए। पैकेट लॉस का सिचुएशन क्या है कि अगर नेटवर्क में कोई कंजेशन हो जाता है किसी इंटरफेस पे, तो आपके पैकेट ड्रॉप होने लग जाते हैं। ठीक है। अब इस पैकेट लॉस लॉस से बचने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं? आप अपने लिंक की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस के जो कंजेशन अवॉइडेंस, कंजेशन मैनेजमेंट मैकेनिज्म, उन्हें लगा सकते हैं। अपनी ट्रैफिक पॉलिसिंग जो है, उसमें आप कह सकते हो कि लो प्रायोरिटी ट्रैफिक को ड्रॉप कर दो, और हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक को आप अलाउ करके रखो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत तरीके के क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म के थ्रू आप इन समस्याओं से बच सकते हो, और ये पैकेट लॉस से भी आप बच जाओगे। तो जिससे आपका रियल टाइम ट्रैफिक हो या नॉर्मल डेटा ट्रैफिक हो, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर आपको काम में ला सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस की वजह से, इन चारों पांचों सिचुएशंस की वजह से, आपने देखा कि चार तरीके हमने डिलेज के ऊपर बात करी।
ठीक है, हम पैकेट लॉस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए, इनमें पैसा ना लगे और ये सारी समस्याओं से आप बच जाओ, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉडल को अप्रोच किया गया और लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी तीन तरीके से, आप मान लीजिए, डिलीवरी मॉडल है इसके। पहला है, अब अगर आप क्यूएस मॉडल की बात करते हो, तो थ्री अप्रोचेस हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विस। भाई प्रॉब्लम आपने समझ ली, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो इसमें इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, कोप अप करने के लिए आपके पास आते हैं, फिर आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉडल आप इसमें से लगा सकते हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी चीजें आपके पास हैं उन्हीं को आप कस्टमाइज कर सकते हो बाय यूजिंग प्रायोरिटाइजिंग योर ट्रैफिक। फॉर द प्रायोरिटाइजिंग योर ट्रैफिक यू नीड क्यूएस मॉडल। तो तीन तरीके के क्यूएस मॉडल हैं बेसिकली, वैसे तो दो ही हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। सबसे पहला पुराने वाला ही मॉडल है, इसे कहते हैं बेस्ट एफर्ट। ठीक है, ये बेस्ट एफर्ट क्या है, इसमें क्यूएस इनेबल नहीं होता, क्यूएस इज नॉट, देयर इज नो क्यूएस मैकेनिज्म। सिंपल जो डिलीवरी आप करते हो, आपके राउटर अभी तक जो करते आए हैं, नॉर्मल आपने किसी तरीके का क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंटेशन नहीं किया हुआ, तो आपके जो राउटर्स हैं वो क्यूएस, सॉरी, बेस्ट एफर्ट मॉडल के ऊपर आपकी डिलीवरी करते हैं। इसके बाद जब से क्यूएस आई तो आपके पास सामने दो मॉडल्स और लॉन्च हुए। जो दूसरा मॉडल है, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विस, जिसे इंट सर्व कहते हैं। ये है आपका इंट सर्व। अगर आप क्यूएस को पढ़े होगे पुरानी समय में, हमारे समय में चलता था, ठीक है, इंट सर्व। और एक है डिफरेंशिएटेड सर्विस। दो तरीके के क्यूएस के मॉडल हैं। डिफरेंशिएटेड सर्विस मॉडल, इसे कहते हैं डिफ सर्व। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्विस मॉडल है, इसमें क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन के हैं अपने नेटवर्क को सिग्नल देते हैं और कहते हैं कि इस बैंड, मेरे लिए इतनी बैंडविड्थ को रिजर्व कर लो। ठीक है, और वो बताते हैं कि मुझे क्यूएस का स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। बेसिकली एप्लीकेशन नेटवर्किंग डिवाइसेस को बताते हैं, एक सोर्स से एक एंड टू एंड पॉइंट तक जाने के लिए, कि मैं चलने वाली हूँ, मेरी एप्लीकेशन है ये, और इसके लिए मुझे हमेशा के लिए इतनी बैंडविड्थ रिजर्व चाहिए। ठीक है, ये डिमांड करती है। जो डिफरेंशिएटेड सर्विसेज है, इसके अंदर आपके जो नेटवर्क का ट्रैफिक है उसको एक स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको क्लास प्रोवाइड करा जाता है। क्लास प्रोवाइड करने के बाद उसमें आप क्या करते हो, मार्क करते हो, और फिर आपके नेटवर्क का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है और दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है। तो पहले मैं आपको इंट सर्व बताता हूँ आज, और फिर थोड़ा सा देखते हैं इंट सर्व मॉडल क्या है, क्योंकि आज इंट सर्व मॉडल यूज में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जो इंट सर्व मॉडल था, ये बनाया गया था रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए, जैसे वॉइस और वीडियो की एप्लीकेशंस हैं जो बैंडविड्थ को मांगते हैं। ठीक है, जिनमें डिले भी कंसिडर किया जाता है। और वो एप्लीकेशन चाहते थे जो पैकेट लॉस की भी गारंटी चाहते थे, कि एक ऐसा सर्विस लेवल हो जिसमें ये गारंटी दी जाए कि डिले मिनिमम रहेगा और मेरा जो पैकेट लॉस है वो भी नहीं होगा। मतलब एक गारंटीड और प्रिडिक्टेबल इंश्योरेंस चाहती थी इन सर्व मॉडल में हर एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन अपनी डिमांड बताते थे अपने सर्विस लेवल के अकॉर्डिंग, और फिर उस मॉडल के इस मॉडल के अंदर एप्लीकेशन को उसी हिसाब से बैंडविड्थ रिजर्व की जाती थी। ठीक है, किसी एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट जाने तक में जितनी भी डिवाइसेस बीच में लगी होंगी, उन सब के ऊपर ये सिग्नल्स जाते थे इसके। ठीक है, और सिग्नल जाने के बाद वो सब उसके लिए, उसी एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर बैंडविड्थ को सेव कर लेते थे, रिजर्व कर लेते थे। और इसमें काम में आता था आरएसवीपी, सुना होगा आपने, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, जो थ्रू आउट नेटवर्क में उस रिसोर्स को रिजर्व करने के काम में आता था। मीन्स
जैसे आपके पास ये मशीनें हैं, ठीक है, और आप कनेक्टेड हो एक नेटवर्क में स्विच से, ठीक है, और फिर आप चले जाते हो, फिर आप स्विच पे आ जाते हो, और फिर आपके ठीक है, ये हो गया आपका 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, ठीक, और ये हो गया 2.1.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1. ठीक है, हमारे पास ये दो नेटवर्क हैं और यहाँ भी मान लीजिए आप चल रहा है 172.16.0.0, 16 का नेटवर्क। अब यहाँ पर क्या है, इस इंड सर्व मॉडल के अंदर एप्लीकेशन को अपने रिसोर्स रिजर्व करवाना है, मतलब उसे बैंडविड्थ रिजर्व करवानी है, तो वो क्या चलाता है, आरएसवी प्रोटोकॉल है, आरएसवी, सारी जिम्मेदारी इसकी है, इसे कहते हैं रिसोर्स रिजर्वेशन, रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। ये आरएसवीपी इंटर मॉडल आरएसवीपी को यूज करता था किसके लिए, जितनी भी आपको रिसोर्सेज चाहिए थ्रू आउट द नेटवर्क किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, तो ये उसको रिजोर्व करता था, ठीक है। और इसके अंदर एक और इसके साथ एक प्रोटोकॉल चलता है जिसे कहते हैं कॉल एडमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सीएसी। इसके थ्रू ये अपने सारे मैकेनिज्म को अचीव करता था, इसे कहते हैं कॉल एडमिशन कंट्रोल। ये जो कॉल एडमिशन कंट्रोल है ये गारंटी देता था कि किसी भी अदर आईपी ट्रैफिक को इस रिजर्व बैंडविड्थ का यूज करने नहीं दिया जाएगा। आरएसवीपी प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन की थ्रू आउट द नेटवर्क यहां से लेकर यहां तक जाने तक भी, पूरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए एक आरएसवीपी बताता था सभी नोड्स को कि भाई इतना अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ इसके लिए रिजर्व करना है, और उसकी जो गारंटी थी वो कॉल एडमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ थी। तो ये क्या करता था, ये गारंटी देता था कि कोई भी अदर ट्रैफिक इस रिजर्व बैंडविड्थ को यूज ना कर ले, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका सिस्टम चलता था, ठीक है। अब आप इसकी बात करो तो ये जो इंडसर मॉडल है एक लार्ज नेटवर्क के ऊपर ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ये इसकी स्केलेबिलिटी है, ये स्केलेबल नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर बहुत सारे नेटवर्क के फ्लोज आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ फ्लोज हैं या मिलियंस ऑफ नेटवर्क फ्लोज हैं, तो उतने ही ज्यादा आरएसवीपी की सर्विसेज भी स्टैब्लिश्ड होंगी। ये कैसे, ये मैं समझाता हूँ, देखो आप। अब आप यहाँ पर डिजाइन देख रहे हो, मेरे पास ये जो हमने बनाया 1.1.1.1, इसमें ये जो लेफ्ट वाले होस्ट हैं ये सारे, ठीक है, ये जो सेंडर्स हैं ये सब क्या करना चाहते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने राइट साइड वाले होस्ट से, और उन्हीं के लिए अपनी बैंडविड्थ रिजर्व करवाना चाहते हैं। मतलब ये चारों जो मशीनें हैं 1.1.1, ये भी जिससे कम्युनिकेशन करना चाहता है इससे वन टू वन, ये भी इससे करना चाहता है, टू वाला टू से, थ्री वाला थ्री से, फोर वाला सब वन टू वन कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है, और सब अपने लिए बैंडविड्थ रिजर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ आरएसवीपी दो तरीके के मैसेज भेजता था। आरएसवीपी का होता है एक आरएसवी पाथ मैसेज और एक होता है आरएसवी रिक्वेस्ट, आरएसवीपी। अब हर सेंडर क्या करता है, आरएसवीपी पाथ मैसेज भेजना शुरू कर देता है रिसीवर की तरफ, ठीक है, सेम पाथ पे जिसमें रेगुलर डेटा पैकेट जाते हैं, नॉर्मल जो डेटा पैकेट आप भेजते हो वो कहाँ से जाएंगे, नॉर्मल डेटा पैकेट यहीं से जाते हैं,
इस तरीके से, और आपके पास निकल जाए। लेकिन अब क्या है, अब आपने क्या किया, अब आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी इंटसर मॉडल को अप्लाई किया और आरएसवीपी से कहा कि भाई, अब जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए 64 KB, यानी कि 10.1.1.1 हेलो। डॉट वन। हेलो। 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 हाँ जी। वॉइस नहीं आ रही थी क्या? हेलो। आ रही है सर आपकी वॉइस तो। कटी तो नहीं? नहीं सर। ओके। तो अब जैसे 1.1.1.1 है, ये क्या करना चाहता है, ये 2.1.1.1 से बात करना चाहता है, और ये कहता है कि मेरे पास 64K का बैंडविड्थ रिजर्वेशन करके दो। आरएसवीपी से कहा, ठीक है। तो आरएसवीपी की जो पाथ स्टेट है वो क्या क्या मेंटेन करती है, वैसे आप जरूरत है वैसे नहीं है आप लोगों की, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे एक तो सोर्स से डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। प्रोटोकॉल, जैसे टीसीपी आपने यूज कर लिया, टीसीपी करते हो या यूडीपी करते हो। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, जैसे आप टेलनेट कर रहे हो कि अगर मैं टेलनेट करता हूँ तो मुझे किस पर बात करनी चाहिए। सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम 1 2 3 4 5 आपका, जैसे। और आपकी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ 64K। मतलब आपने एक आरएसवीपी पाथ मैसेज बनाया जिसमें आपने कहा इफ 1.1.1 वांट्स टू कम्युनिकेट विद 2.1.1.1, और वो टेलनेट कर अगर करता है, अगर वो उसके साथ टेलनेट करता है तो उसे 64K बैंडविड्थ अवेलेबल चाहिए ही चाहिए। अब वो करे या ना करे वो उसके ऊपर। ऐसे ही 1.1.1.2, और इसमें नेक्स्ट होप भी लिखा होता है कि मतलब इससे प्रीवियस होप कौन सा है। जैसे अगर ये यहाँ पर जाओगे तो वो अपने होप को भी आगे टेबल में मेंटेन करते चलते हैं, राउटर टू राउटर। अब ये वाला क्या चाहता है 1.1.1, कि भाई मेरा पोर्ट टीसीपी रहे, लेकिन मैं सर्विस टीसीपी 53 नंबर की चाहता हूँ, ठीक है। सोर्स पोर्ट रहा 32143, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। और ये चाहता है कि अगर मैं 53 पोर्ट सर्विस को यूज करूंगा तो मुझे 128 kbps चाहिए, ये रिजर्व होनी चाहिए मेरे लिए किसी एप्लीकेशन का पोर्ट। ऐसे ही कोई दूसरा 1.1.1.3 अगर बात करना चाहता है इससे 2.1.1.3 से, ये हो गया था 2.1.1.2 से। ये भी क्या कर सकता है कि हो सकता है जी मेरी प्रोटोकॉल टीसीपी का मैं यूज कर रहा हूँ 25 नंबर या 23 ही मान लो आप, तो पोर्ट नंबर मेरा सोर्स कुछ और है, वो सब आपको देना है। और इसमें भी मुझे कितनी चाहिए, अब मुझे 128 kbps स्पेशल। तो इस तरीके का आप रिजर्वेशन बनाते हो, और ये पाथ मैसेज जो चलते हैं होप बाई होप ट्रैवल करते हैं। अब जितने भी राउटर्स या नेटवर्किंग नोड्स के बीच में आएंगे वो इस टेबल को मेंटेन करते चलते हैं, और इनके पास अपने नेक्स्ट हॉप बिहेव होते हैं, यहाँ से ये यहाँ से फिर यहाँ जाएगा किस नेक्स्ट हॉप से किस नेक्स्ट हॉप से। तो आरएसवीपी का काम क्या है, सबको ये बताना कि अगर ये सिचुएशन अराइव होती है 1.1 से 2.1 का पैकेट आपको मिलता है और वो टेलनेट है, तो उसको उसके लिए 64K बैंडविड्थ आपको रिजर्व करके देनी है। अगर 1.1.3 2.1.12 को टेलनेट कर रहा है तो उसके लिए 128K आपको देनी है। अब वो टेलनेट करे या ना करे, इस राउटर को ये बैंडविड्थ हमेशा इन सर्विसेज के लिए रिजर्व करके रखनी ही पड़ेगी, हमेशा। आपकी अवेलेबल बैंडविड्थ में से ये सारी बैंडविड्थ आप रिजर्व करके रखोगे, और ये अनयूज्ड रहेंगे अगर आपने एप्लीकेशन को यूज नहीं किया। अब भाई एप्लीकेशन चौबीसों घंटे थोड़ी चलती रहेगी, समझ रहे हो मेरी बात? अब ऐसा ही गेम इधर से भी कर दिया। अब तो ये सॉरी ये पाथ मैसेज पहुंचता है कहाँ, डेस्टिनेशन तक, रिसीवर तक, और रिसीवर फिर इन्हीं के लिए आरएसवीपी, एक सेकंड, यहां तक का लॉजिक समझ में आ गया आपको? जी सर। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो आरएसवीपी ने क्या किया, आरएसवीपी पाथ मैसेज भेजा कहाँ, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो एस पाथ मैसेज भेजा सबको बना के, डिवाइस ने पहले ऐसे ही बना लिया होगा और ये सब लिख दिया होगा, इसके पास पहुंचा, इसने अपने आरएसवीपी डेटाबेस में रिकॉर्ड कर लिया और ये बैंडविड्थ एलोकेट कर दी, ये इसके पास भेजा और ये इसके पास भेजा। जब इन्हें आरएसवीपी पाथ मैसेज मिलता है तो ये उसका आंसर देते हैं आरएसवीपी रिक्वेस्ट से। मीन्स ये भी राउटर से कहते हैं कि हाँ भाई हमारी भी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो पाथ मैसेज है तो इसके लिए हमें 64K बैंडविड्थ, और इसके लिए इस तरीके से मतलब जो रिवर्स पाथ पे आप आते हो सेम उस पर, तो
तो आरएसवीपी रिजर्वेशन रिक्वेस्ट होती है, उस रिक्वेस्ट का पूरा नाम है आरएसवीपी रिजर्वेशन रिक्वेस्ट। जब आपको रिपीट होते है रिसीवर भेजता है वापस सेंडर की तरफ, तो होप बाय होप मैनर में जाता है, और हर होप उस डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए, दोनों के लिए, जो प्रीवियस होप नोड है उनके लिए एक एंट्री अपॉइंट कर देता है कि हाँ भाई अब इनके कम्युनिकेशन के लिए मुझे इतनी बैंडविड्थ हमेशा रिजर्व रखनी ही पड़ेगी, हमेशा रिजर्व रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन सेंडर से रिसीवर की रिक्वेस्ट आने तक में जाकर ये कंप्लीट हो जाती है, और फिर आरएसवीपी क्या करता है, आपके राउटर्स की लिंक्स की बैंडविड्थ को इन्हीं के अकॉर्डिंग रिजर्व कर देता है। अभी अगर एप्लीकेशन चल भी नहीं रही है, मतलब आप टेलनेट भी नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम होती है। नहीं मतलब टेलनेट कर नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बैंडविड्थ है वो यूटिलाइज नहीं हो सकती बाकी एप्लीकेशन की, और वो फिक्स हो गई फिक्स हो उनके जाती है लिए। जी, रिसोर्स वो रिजर्व कर दी गई उसने। जी। अब बाकी जो, जैसे हाँ, अब 150 MB का ले रखा है, 50 MB इनको स्पेसिफाई कर दिया, तो 100 में ही बाकियों को काम बिल्कुल, करना है। बल्कि बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोड भी थे और राउटर्स के ऊपर भी थे, जो मैंने आपको दिखाया है इसमें। आरएसवीपी का जो कॉन्सेप्ट था मेजरली इस तरीके से काम करता है, नाम भी आप देख रहे हो तो आरएसवीपी। जो डिफरेंशिएटेड सर्विस मॉडल है उसमें इस तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे बेस्ट एफर्ट में और इंटसर मॉडल में जो लिमिटेशंस हैं ये वाली, वो डिफरेंशिएटेड सर्विस में नहीं है। ठीक है, और डिफरेंशिएटेड सर्विस में किसी तरीके के सिग्नलिंग प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं है, किसी तरीके के आरएसवीपी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिल्कुल अलग तरीके से क्वालिटी ऑफ सर्विस को कैरेक्टराइज किया गया है। ठीक है, यहाँ जो बैंडविड्थ और डिले है उन्हें होप बाय होप बेसिस पर मैनेज किया गया है, कि अगर जरूरत है तो होप उस पर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड सर्विस आज की करंट क्वालिटी ऑफ सर्विस मेथड है, जिसको हम कवर करेंगे भाई नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो इसमें काफी सारी चीजें, क्लासिफिकेशन है, मार्किंग है। ठीक है, तो डीएससीपी वैल्यूज, आईपी प्रेसिडेंस, ये सारी चीजें हैं, तो ये आज तो नहीं हो पाएगा और कंफ्यूजन भी हो जाएगा। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर समराइज करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो मोटिव है वो है कि आपकी जितनी भी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उनमें किसी भी तरीके का आप डिस्टॉर्शन, किसी भी तरीके का पिक्सलाइजेशन, या कह लीजिए किसी भी तरीके की कोई एरर आप नहीं देखना चाहते। और क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशंस का बैकअप भी नहीं होता, ये तो लाइव जैसे हम कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का कोई नॉइस ब्रेकअप ना हो जाए या वीडियो हमारी खराब ना हो जाए, तो उनको कवर करने के लिए, मींस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और आपका नेटवर्क में डिले जिटर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जो सारी डिलेज बताए थे मैंने, पैकेट लॉस होने लगे, तो बॉस की जो वीडियो चल रही थी वो चॉप होने लगेगी। और हो सकता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहते थे, और उसी समय में आपका जो है इन डिलेज जिटर्स की वजह से आपका जो ट्रैफिक है, कोई बंदा कहीं से यूट्यूब खोल कर बैठ गया है और जो आपकी बैंडविड्थ है वो यूट्यूब पर चलने लगी है, और यूट्यूब से बैठ के वो डाउनलोड कर रहा है, या आप कह लीजिए बहुत ही हाई क्वालिटी में वो वीडियो को सर्व कर रहा है, तो आपकी नेटवर्किंग बैंडविड्थ को वो सक करने लगेगी यूट्यूब एप्लीकेशन, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो वहां पर चॉप होने लगेगी। तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, आपको ही उससे समस्या होगी। नेटवर्क में कहीं ना कहीं हाँ, वो लीकेज होगा। लीकेज होगा, और वो जो कंजेशन बनेगा उसकी वजह से फिर आपकी सारी जो वीडियो रियल टाइम ट्रैफिक है ये, क्योंकि विदाउट बैकअप ट्रैफिक चलता है, लाइव चलता है, इससे दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे केसेस में इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि भाई यूट्यूब जैसी जो इंफॉर्मेशन हैं, या तो इन्हें बिल्कुल ही बंद कर देते हैं इंटरनेट नेटवर्क से, या इन्हें स्कैवेंजर क्लास होती है जिसमें वेस्ट ट्रैफिक होता है, उसे सबसे मिनिमम बैंडविड्थ दी जाती है। जो प्रायोरिटाइज्ड है, यानी कि आप अपने ट्रैफिक को एक क्लास बना सकते हो, और उस क्लास के अकॉर्डिंग आप हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी दे देते हैं कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ रही है, या ये कह लीजिए वेबएक्स का कोई सेशन बनाए, तो भाई उसको बैंडविड्थ पहले मिलनी चाहिए, बाकी सब बाद में। तो मेजर मोटिव जो क्वालिटी ऑफ सर्विस का है कि प्रायोरिटी देना ट्रैफिक को अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और नेटवर्क को स्मूथ बनाना हर बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए। साधारण भाषा में क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या करती है, आपकी सर्विसेज को क्वालिटी प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड देयर गोल्स। तो जो उनका गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बिजनेस में बनाई गई थी, वो चल रही थी, उसकी जगह यूट्यूब को प्रायोरिटी मिली हुई है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को एंटरप्राइज नेटवर्क में और सर्विस प्रोवाइडर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है। आपको बस समझने में थोड़ा सा आसानी
मतलब अगर आप इसे थोड़ा सा इजी वे में कैरी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अब पहले से ही आप बर्डन लेकर चलेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे समय में क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। इसका सीएलआई बहुत अलग था। फिर सिस्को ने एक अलग सीएलआई डेवलप किया जिसे एमक्यूसी कहते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो गया। तो बहुत सारी कमांड्स बहुत सारी लगानी पड़ती थी इसमें, तो अब इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। और ऊपर से जब से आप एसडीएन में आए हो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर, तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई हैं, पहले से आप स्क्रिप्ट बना सकते हो। बट मेरा जो मेजर गोल है वो आप लोगों को ये समझाना, व्हाट इज द गोल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, या इस टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल मोटिव क्या है। तो उसमें हमने आज इंटसर मॉडल तक पढ़ा है। इंटसर मॉडल अब यूज में नहीं आता है, तो लेकिन इंटसर मॉडल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, आरएसवीपी को पूछा जा सकता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग आप करोगे एमपीएलएस वगैरह की, तो भी आरएसवीपी की रिक्वायरमेंट हो जाती है वहां पर भी। तो बहुत सारे काम करता है ये प्रोटोकॉल, लेकिन लार्ज स्केल के नेटवर्क पे जहां पर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक फ्लोज आते हैं, बहुत सारे यूजर्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो वहां पर ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हमें डिफरेंशिएट सर्विस मॉडल की लॉन्चिंग हुई, और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में डिफरेंशिएटेड सर्विस मॉडल डिफ सर। क्लियर है जी? जी सर। जी सर। तो इस सेशन में भाई आज यहीं तक रखते हैं, फिर आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है सर। लिंक सेम ही रहेगा ना सर? हाँ, लिंक विल बी द सेम।